आज इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक दिन है क्योंकि आज के दिन यानी 2 सितंबर 2023 को इंडिया ने अपना पहला सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है आदित्य L1। L1 क्या है? L1 एक लैग्रांज पॉइंट है, एक स्पॉट है जहाँ पर दो हेवनली बॉडीज़ का जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। अगर हम अर्थ और सन की बात करें तो ये दो हेवनली बॉडीज़ हैं, इनके बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कैंसल आउट हो जाएगा और वहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि सैटेलाइट वहाँ पे स्थिर उसी पॉइंट पे रह सकता है, होवर कर सकता है। ठीक है, तो आदित्य L1 को L1 लैग्रांज पॉइंट L1 पर भेजा गया है जिसकी दूरी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जो अर्थ और सन के बीच की दूरी का सिर्फ 1% है ना। और इस दूरी को तय करने में आदित्य L1 सैटेलाइट को 135 डेज लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल उठता है कि लैग्रांज पॉइंट होता क्या है। देखिए, स्पेस में दो हेवनली बॉडीज़ के बीच में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उन दोनों हेवनली बॉडीज़ का ग्रेविटेशनल पुल कैंसल आउट हो जाता है और वो ना तो वो किसी भी हेवनली बॉडीज़ के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में नहीं आएगा उस पॉइंट पर। ठीक है, तो अगर हम अर्थ और सन की बात करें तो अर्थ और सन के लिए 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं, L1, L2, L3, L4 एंड L5। ये लैग्रांज पॉइंट क्या है? जहाँ पे सन और अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो कैंसल आउट हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट वहाँ पे अस्थिर से उसी बिंदु पर रह सकता है। ठीक है, तो जो 5 लैग्रांज पॉइंट हैं वो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल कैंसल आउट हो जाएगा और उस पॉइंट पे एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो अस्थिर से उस बिंदु पर रह सकता है, हॉवर कर सकता है। बाकी किसी दूसरे पॉइंट पे अगर वो उस वस्तु को भेजा जाए तो वो या तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण अर्थ की तरफ आ जाएगा या फिर सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण सन की तरफ चला जाएगा। सिर्फ वो 5 ऐसे पॉइंट होंगे अर्थ और सन के लिए जहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को भेजा जाए तो वो ना तो सन के ग्रेविटेशनल पुल से प्रभावित होगा ना ही अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से प्रभावित होगा, क्योंकि दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो आदित्य L1 को L1 लैग्रांज पॉइंट L1 पे भेजा गया है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा? L1 पे जैसे ही आदित्य L1 पहुँचेगी वहाँ पे जो सन का ग्रेविटेशनल पुल है और अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और आदित्य L1 अर्थ के साथ साथ उसी एग्जैक्ट पॉइंट पर सन का रिवोल्यूशन करता रहेगा और सन को ऑब्जर्व करता रहेगा। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आदित्य L1 का पर्पस क्या है, क्यों भेजा गया है आदित्य L1 को। तो जैसा मैंने पहले बताया कि आदित्य L1 एक सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। इसका काम क्या होगा? किसी खास पॉइंट पर हॉवर करते हुए यानी अर्थ के साथ उसी पॉइंट पर वो सन का चक्कर लगाता रहेगा और सन को ऑब्जर्व करेगा। खासकर सन का जो एटमॉस्फेयर है ना, सन का जो एटमॉस्फेयर है जिसके 3 पार्ट होते हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। जो आउटर एटमॉस्फेयर है, जो आउटर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर है उसे कोरोना बोला जाता है। तो इसको ये ऑब्जर्व करेगा और सन से निकलने वाले सोलर फ्लेयर्स या फिर सोलर विंड्स पे स्टडी करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अर्थ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ जो स्पेस का जो क्लाइमेट है, स्पेस का जो वेदर है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पता है कि सन के एटमॉस्फेयर के 3 पार्ट होते हैं। फोटोस्फेयर जो कि जो सन का सरफेस जो सन का सरफेस हमें दिखता है यहाँ से येलो कलर का, वो उसे बोला जाता है फोटोस्फेयर। जो ग्लो करता हुआ सरफेस हमें दिखाई देता है वो होता है फोटोस्फेयर। और उसके बाद जो सन का एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है उसे क्रोमोस्फेयर बोला जाता है, जिसमें प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा क्या होता है? जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना, उसे प्लाज्मा बोला जाता है। जो गैस जब चार्ज्ड आयोनाइज हो जाता है, गैस जब आयोनाइज हो जाता है तो उसे प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। तो गैस आयोनाइज फॉर्म में क्रोमोस्फेयर में रहते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और जो आउटर स्पेस है, सबसे आउटर मोस्ट जो एटमॉस्फेयर का जो पार्ट है उसे कोरोना बोला जाता है। कभी कभी हम लोग
कोरोना को सन का एटमॉस्फेयर ही मानते हैं, यानी सन का एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कोरोना, बट सन का जो एटमॉस्फेयर है वो उसका 3 पार्ट है, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है सन का, उसे कोरोना बोला जाता है। तो इसे स्टडी करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि प्रत्येक 11 साल में, है ना, प्रत्येक 11 साल में सन से बहुत सारी आंधियाँ चलती है, चार्ज पार्टिकल्स की आंधियाँ, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में ये आंधियाँ बहती हैं, जिसे सोलर फ्लेयर बोला जाता है। हर 11 साल पे देखा जाता है कि सन स्पॉट्स क्या होता है? सन का वो पार्ट जो डार्क है, जो अदर पार्ट की अपेक्षा कूलर है ना, वहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में चार्ज पार्टिकल्स की आंधियाँ निकलती है, जिसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। अब ये जो सोलर फ्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेस में जो सैटेलाइट, जो विभिन्न कक्षा में जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, है ना। ये जो चार्ज पार्टिकल हैं, आयोनाइज पार्टिकल हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो सोलर फ्लेयर के रूप में सन के कोरोना से जिनका डिस्चार्ज हुआ है, वो क्या करते हैं, सैटेलाइट के इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उनको ख़राब कर सकते हैं। साथ ही साथ जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के पास पहुंचते हैं तो अर्थ के जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर है अर्थ का, जिसे आयोनोस्फेयर बोला जाता है, वहाँ पे वहाँ के चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करके ये ऑरोरा फिनोमेना करते हैं, जो हमें लाइटनिंग के रूप में दिखता है साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे, ठीक है। तो ये वो फिनोमेना होता है। उस समय क्या होता है कि जो सन का जो आयोनोस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा हैवली चार्ज हो जाता है, क्योंकि सोलर फ्लेयर के कारण जो चार्ज पार्टिकल यहाँ आते हैं वो इसके चार्ज आयोनाइज कैरेक्टर को बढ़ा देते हैं आयोनोस्फेयर के, और जिसके कारण ये हमारे रेडियो वेव्स, शॉर्ट रेडियो वेव्स को डिस्टर्ब कर सकता है। शॉर्ट रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है रेडियो, टेलीविज़न या टेलीफोन के कम्युनिकेशन में, तो वहाँ पे ये इसको डिस्टर्ब कर सकता है। साथ ही साथ सोलर फ्लेयर हमारे पावर ग्रिड को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो इसीलिए सोलर फ्लेयर को स्टडी करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। साथ ही साथ नॉर्मल केस में भी सन से सोलर विंड के रूप में चार्ज पार्टिकल्स बहते रहते हैं, है ना, फ्लो होता रहता है उनका। ये हमारे स्पेस के क्लाइमेट के लिए, स्पेस के वेदर के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। साथ ही साथ जो सैटेलाइट हमने लॉन्च किया है उसका जो हेल्थ है उसको भी ये प्रभावित कर सकते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करें, सोलर फ्लेयर को स्टडी करें, सोलर विंड को स्टडी करें, और इसी पर्पस के साथ आदित्य L1 मिशन को भेजा गया है। सोलर ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट अगर ये सफल होता है तो भारत कुछ चुनिंदा देशों की सूची में आ जाएगा जिसने सन के लिए कोई मिशन भेजा हो, जिसमें जापान है, यूरोपियन यूनियन है और नासा है, यानी अमेरिका है, ठीक है। अभी हाल ही में अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक मिशन भेजा है जिसका नाम है पार्कर मिशन, नहीं, सोलर ऑर्बिटर मिशन, सोलर ऑर्बिटर, जिसका काम है सन को ऑर्बिट करना और उसको ऑब्जर्व करना। साथ ही साथ नासा ने भी एक मिशन भेजा है जिसका नाम है पार्कर, है ना, जो लैग्रांजे पॉइंट L2 पे भेजा गया है ना। साथ ही साथ अभी नासा एक और प्लान कर रहा है लैग्रांजे पॉइंट 2 पे, जिसे लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमें आदित्य L1 के बारे में जानकारी हमें रखनी चाहिए, जो हमारे एग्ज़ामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एज ए कंट्री मैन हमें प्राउड करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश ने फर्स्ट टाइम कोई सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन भेजा है। होप कि ये मिशन सक्सेसफुल रहे और इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और आयाम क्रिएट करे, है ना, एक और माइलस्टोन अचीव करे। थैंक यू।